फ्रेंड्स और छात्रों, मैं नीलेश पंत, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। आज हम बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की। मल्टीकल्चरलिज्म में आज हम मुख्य रूप से दो थिंकर, विल किमले का जो अपनी रचना लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995, और इसी तरह से बीकू पारेख जो अपनी रचना रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म में 2000 में एक लिखते हैं। और इन दोनों के क्या विचार हैं, पहले हम समझेंगे मल्टीकल्चरलिज्म को, थोड़ा सा समझेंगे, फिर इन दोनों के मल्टीकल्चरलिज्म को लेके, बहुसंस्कृतिवाद को लेके क्या विचार हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, इससे हम क्या समझते हैं और ये किस बला का नाम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे हर एक देश में, सबसे पहले तो ये बात रखती है कि हर एक देश में कुछ संस्कृतियाँ होती हैं। हर एक देश में कई सारी संस्कृतियाँ व्याप्त करती हैं, बहुत सारे संस्कृतियाँ होती हैं, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं। और हर एक कल्चर्स में, बहुत सारे कल्चर्स में देयर आर मैनी कल्चर्स इन एनी कंट्री, लेकिन बहुत सारी कल्चर्स में जो मेजॉरिटी कल्चर है, जो मेजॉरिटी का कल्चर है, बहुसंख्यक का कल्चर है, वही रिप्रेजेंट होता है और वही सामने आता है। तो और जो कल्चर्स होते हैं वो लोगों के प्रकाश में नहीं आते या उनको उस तरह का अधिकार नहीं मिलता। तो ये एक नया दृष्टिकोण था, और ये नया दृष्टिकोण था कि जो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, जो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बाद, या जो इवन जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, नव उपनिवेशी जो धारणाएँ आई हैं, उनका ये प्रयास रहा, उनका ये कोशिश रही कि आइडेंटिटी से लेकर जो पॉलिटिक्स है उसको सामने लाया जाए, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को वो सामने लाई हैं। तो जितनी भी खासकर ये जो ये शुरुआत हुई जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद से, इन सारी थ्योरीज को हम रिफ्लेक्टिव थ्योरीज भी कहते हैं, प्रतिबिंबी सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैसे बहुत सारी थ्योरी, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी से हमारा क्या तात्पर्य है, अस्मिता से बात करें तो अस्मिता से हमारा क्या तात्पर्य है। हमारा तात्पर्य है रिलीजन, अस्मिता में रिलीजन, रेस, कल्चर, जेंडर। हम बात करें धर्म की, नस्ल की, संस्कृति की या लिंग की। तो इस आधार पर अगर हम कोई भी किसी भी बात करते हैं तो उसको हम अस्मिता की राजनीति या आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीकल्चरलिज्म किसकी बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है। संस्कृति से हम क्या समझते हैं, संस्कृति एक बहुत व्यापक टर्म है हमारा जीवन में। जो जैसे बीकू पारेख कहते हैं कि मैन इज़ अ कल्चरली एम्बेडेड, और कल्चरी से में गड़ा होता है आदमी, जो होता है वो कल्चर में गड़ा रहता है, और कल्चर से ही उसका दृष्टिकोण डेवलप होता है, उसके लोगों से, दूसरे लोग से उसका सामाजिक सरोकार डेवलप होता है। तो हमारा सारा खाना पीना, रहना, हमारा नाचना गाना, इवन शादियां करना, हमारा सारा चीज़ें ये कहाँ से हम सीखते हैं, ये हम अपनी संस्कृति से ही सीखते हैं, और इसी से हम सीखते हैं, और इसमें बहुत अंतर भी होता है। तो मूल बात ये मानता है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो कहता है कि देयर आर मैनी कल्चर्स इन अ कंट्री, बट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इज दैट व्हाट कम्स टू फोरफ्रंट। तो हमारे सामने वो आता है। तो इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए मल्टीकल्चरलिज्म क्या करता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो नॉन डोमिनेंट सेक्शन है, जो हाशिए पे लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको ये दर्शाता है। मार्जिनलाइज सेक्शन में कौन से आ जाएगा, मार्जिनलाइज सेक्शन में आ जाएंगे आपके नेशनल, हमारे माइनॉरिटीज़,
जैसे भारत में मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये सब माइनॉरिटीज़ है, हिंदू मेजॉरिटी है। इसी तरह से दूसरी बात आ जाएगी, दूसरे लोग आ जाएंगे उसमें, अप्रवासी लोग, जिसे इमिग्रेंट्स कहते हैं हम। इमिग्रेंट्स जो लोग बाहर से आए हैं, इस देश में सेटल हो गए हैं, या यहाँ से लोग जो बाहर जाके सेटल हो गए हैं। और तीसरे आएंगे रिफ्यूजीज़, जो दूसरे देश से भाग के आए हैं या लड़ाई की वजह से, जैसे सीरिया के बहुत सारे लोग यूरोप में अलग अलग जगह पे गए हुए हैं। तो इनकी संस्कृति की बात करता है और कहता है कि इनके इंटरेस्ट की बात करता है, इनकी संस्कृति का। वो कहता है कि मेजॉरिटी की संस्कृति के आगे इनकी संस्कृति का क्या होता है, इनकी संस्कृति सफ़र करती है, उनकी संस्कृति का हाशिए पे चली जाती है। तो इनकी बात करता है और इसी को लेके हम आगे जो है ये इसकी जो कोर थीम्स हैं, जो उसकी कोर जो विचार है वो किस पर आधारित हैं, जो अवधारणाएं हैं वो किस पर आधारित हैं। तीन चार अवधारणाएं हैं उन पे ये आधारित है। पहली अवधारणा है कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करता है। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान की राजनीति की बात करता है। दूसरी बात ये करता है कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करता है, और इसी तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करता है, और फिर माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है कि कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देने प्राप्त चाहिए। इसी कड़ी में हम बात करते हैं तो फिर सबसे पहले बात करता है ये कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की। ये कहता है कि अभी तक क्या हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन, जितनी तरह के भेदभाव थे, डिस्क्रिमिनेशन थे, उस पर ध्यान तो गया है, लेकिन जैसे रिपब्लिकनिज्म आया, गणतांत्रिक आया, डेमोक्रेसी आई, उसने क्या किया, हमको नागरिकता के अधिकार दे दिया और हमें राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्रदान किया रिपब्लिकनिज्म में या डेमोक्रेसी ने। और किसी भी तरह का भेदभाव जो है राज्य वो नहीं करेगा, राज्य सबको बराबर राजनीतिक रूप से समान मानेगा, इस बात पर जोर दिया गया। तो हम देख भी सकते हैं कि किसी भी तरह की राज्य के किसी भी तरह की रेशियल या धार्मिक, रिलीजियस या अपने इस तरह की प्रोफाइलिंग को बैन कर दिया गया, किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, किसी तरह के भेदभाव को बैन कर दिया गया जब डेमोक्रेसी आई है। और डेमोक्रेसी ने कहा कि वो एक डिफरेंस ब्लाइंड वाला अप्रोच अपनाई कि राज्य जो है वो धर्म, जात, लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करेगा, और राज्य के आगे सारे जो नागरिक होंगे वो क्या होंगे, वो सामान्य होंगे। और तो राजनीतिक समानता जो है डेमोक्रेसी ने, रिपब्लिक ने स्थापित कर दी। इसी तरह से जो सोशल वेलफेयरिज्म आया, जो उसने क्या किया, जो समाज, जो कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट आया, जो सोशल वेलफेयरिज्म आया, उसने क्या कि जो सामाजिक असमानताएं थी उसको दूर कर दिया, जो उसको मिटाने का प्रयास किया। बहुत सारी समस्याएं थी जो राजनीतिक असमानता आने के बाद भी सामाजिक असमानताएं व्याप्त थी, जैसे गरीबी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो इसका उपचार करने के लिए क्या किया गया, इसका उपचार कैसे किया गया, इसका उपचार किया गया लोगों को सामाजिक अधिकार देके, उनको क्या कहते हैं, उनको सशक्त करके, उनको क्या कल्याणकारी योजनाएं चला के, उनको सुविधाएं दें कि उनको लाभार्थी बना के, तो ये प्रयास किया। तो तीसरा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस दोनों की बात तो हो गई, लेकिन मल्टीकल्चरलिस्ट ने ये कहा कि क्या होता है कि कल्चर भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का, और कल्चर की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तो कल्चर की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आदमी बहुत कुछ है जो कल्चरली से, ऐसे बीगू पारक कहते हैं, कल्चर से ही गड़ा रहता है, और कल्चर से आदमी बहुत कुछ सीखता है। और अगर कल्चर में उसका पहचान नहीं मिलता थी उसको,
तो क्या होता है कि वो तो उसको कल्चर को पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन उसको पहचान देने की ज़रूरत है। और पहचान देने का तरीका क्या है कि आप उसके लिए क्या उन्होंने तरीका बताया कि क्योंकि पहचान के लिए आपको क्या होगा, आपको समूह में रहना पड़ेगा। उस समूह की बात करनी पड़ेगी जिसको आपको पहचानना पड़ेगा, जो समूह की आप बात कर रहे हैं, जो समूह अलग अलग छोटे छोटे समूह माइनॉरिटीज़ जो उस देश या राज्य में व्याप्त हैं, तो उनको आपको अधिकार देना पड़ेगा। किस तरह का अधिकार देना पड़ेगा? उनको माइनॉरिटीज़ के अधिकार देने पड़ेंगे। उनको पहले तो उनको सम्मान देना पड़ेगा। जो अलग अलग समूह हैं, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनको आपको अलग अलग आपको पहचानना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। उनको सम्मान देंगे, उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे। स्टीरियोटाइप्स से नहीं कहेंगे। स्टीरियोटाइप्स मतलब पूरा एक प्री कंसीव नोशन से उनकी धारणा नहीं बनाएंगे। जैसे ये हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वालों को, ये चिंकी हैं, ये वो हैं, ये है चाइनीज़ हैं, इस तरह के नस्लवादी टिप्पणियां नहीं करेंगे। तो और दूसरा है कि उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जिसको हम क्या आगे पढ़ेंगे, जिसे विल किमलिका कहते हैं, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि जहाँ जो ग्रुप असर्शन की बात करता है। ये ग्रुप असर्शन किस तरह जो ग्रुप है उसको असर्ट करें, अपनी बात को रखें, जो विशेष समूह हैं, जो माइनॉरिटी समूह हैं। इसी तरह में हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। ये डाइवर्सिटी की बात करता है। सबसे बड़ा ये कहते हैं जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा समाज विकसित होगा। समाज के लिए डाइवर्सिटी वैसे ही जैसे बायो कहता है, ये एक क्लीशे है, एक बहुत बड़ा एक लोकोक्ति है कि जो मल्टीकल्चरलिस्ट कहते हैं कि समाज के लिए सोसाइटी के लिए जो विविधता है, डाइवर्सिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी जैसे कि इकोलॉजी के लिए बायोडाइवर्सिटी। तो मल्टीकल्चरल सेज that ecology is as important to diversity is as important to society as it is as it is biodiversity for ecology। तो इस तरह की तो कहते हैं जितनी विविधता आएगी उतना वो बढ़ेगा, और तो सारे विविधता को स्वीकारा जाए और अलग अलग कल्चर्स को जो क्या है बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाए, सबको अपने आगे बढ़ने दिया जाए। और तो उन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी जैसे बताया कि बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी को होती है, सोसाइटी के लिए भी उतनी अच्छी डाइवर्सिटी होती है। तो इसी कड़ी में वो ये भी ऐसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि आदमी की कई सारे उसकी निष्ठाएं हो सकती हैं, कई सारे उसके एलिगेंस हो सकते हैं। और जैसे आदमी का एलिगेंस, जैसे जो इमिग्रेंट्स हैं, अप्रवासी हैं, वो अपने उनकी एलिगेंस अपने कंट्री ऑफ सेटलमेंट के लिए जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के लिए भी होगी, और कंट्री ऑफ द ओरिजिन के लिए भी होगी। जहाँ के वो निवासी हैं वहाँ के लिए भी उनकी निष्ठाएं होंगी, और क्या बोलते हैं जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के लिए भी उनकी निष्ठा होगी। तो दोनों की तरह उनकी निष्ठा हो जाएगी। तो ये डाइवर्सिटी की बात होती है। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर क्या आता है, एक सिक्योरिटी आती है, सिक्योर आइडेंटिटी आती है, और वो अपने जब वो अपने कल्चर में रूटेड रहते हैं। और इससे क्या होता है, किसी भी तरह का जो एक्सट्रीमिज़म है या किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है या फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, उसकी तरफ जो है कम्युनिटी वो नहीं जाती है। और ये तो वो कहते हैं डाइवर्सिटी इज़ एंटीटोड टू पोलराइजेशन एंड एक्सट्रीमिज़म। पोलराइजेशन क्या बोलते हैं कि डाइवर्सिटी इज एंटीटोड टू प्लूरलिज्म एंड प्लूरलिज्म की तरफ, एंटीटोड पोलराइजेशन की तरफ एंड एक्सट्रीमिज्म की तरफ, या प्रीजुडिस के प्रति। तो अगर वो जितने डाइवर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उतने ही कहते हैं उनकी डाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और क्या होगा कि उनके अंदर विविधता आएगी और वो और ज़्यादा व्यापक सोचेंगे।
तो इस तरह से बात करते हैं जैसे मल्टीकल्चरलिज्म का एक मॉडल देते हैं, एक सलाद बाउल मॉडल है मल्टीकल्चरलिज्म, सलाद बाउल मॉडल कि सारे हो कि सलाद एक क्या होगा, सलाद एक तस्तरी पे पड़ा रहेगा और उसमें सभी खीरे का अलग महत्व होगा, गाजर का अलग महत्व होगा, उसका अलग महत्व होगा और कोई मिक्सिंग नहीं होगा। तो इसे लिबरल्स क्या बोलते हैं, वो बात करते हैं कि सारे कल्चर को मिक्स करके उसकी चटनी बना दो, मेल्टिंग पॉट मॉडल की बात करते हैं। लिबरल का मल्टीकल्चरिज्म क्या है, मेल्टिंग पॉट मॉडल है। तो ये कि सारे संस्कृतियों का मिक्स करके एक उनको एक मेल्टिंग, उसको मेल्ट करके गला दो सब ताकि मिक्स हो जाए। तो ये इस बात का समर्थन है, डाइवर्सिटी की बात करता है मल्टीकल्चरिज्म। तो ये हो गया पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन हो गया, डाइवर्सिटी हो गई, दूसरा पहलू हो गया। एक और इसी तरह आइडेंटिटी की बात भी करता है, अस्मिता की बात करता है कि यूनिवर्सलिज्म जैसे लिबरलिज्म क्या बात करता है, सार्वभौमिकता की बात करता है। वो तो कल्चर को देखता ही नहीं, वो तो कल्चर को कहता है कि कल्चर जो है वो निजी क्षेत्रीय चीज़ है, हमको इससे नहीं मतलब, हमारे लिए तो सारे का हम तो किसी चाहे मेजॉरिटी कल्चर और माइनॉरिटी कल्चर, हम किसी कल्चर को नहीं मानते। तो ये यहाँ पर ये कहता है कि आप मानते तो ये कहता है कि हम जो है किसी आइडेंटिटी की बात करता है, ये कहता है कि नहीं, मल्टीकल्चर कहते हैं कि आप कल्चर को मानिए और सारे जो ग्रुप हैं अलग अलग ग्रुप को, जैसे कम्युनिटिज्म कहता है कि कम्युनिटी के बाद व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ये भी कहता है कि कम्युनिटी या ग्रुप के बाहर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। और समुदायवादी इसे कहते हैं कि समुदाय के बाहर व्यक्ति कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति की और समुदाय तो मेन साध्य है और व्यक्ति सिर्फ साधन है। द कम्युनिटी इज एन एंड इंडिविजुअल इज जस्ट अ मीन्स फॉर दैट एंड। तो इसी तरह से ये बात कहती हैं कि ये भी बात कहते हैं। और जो एक एटोमिस्टिक इंडिविजुअल की धारणा थी लिबरल की, जो कि व्यक्ति क्या होता है, एक परमाणु की तरह होता है, एकदम अकेला होता है, ना उसका कोई समाज से कोई लेना देना है, ना किसी और चीज़ से लेना देना है। और तो ये इस धारणा का विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसकी आइडेंटिटी है, उसके अलग ग्रुप्स हैं और वो अपने ग्रुप में ही अपनी बात रखता है। और वो ये उदारवादियों की आलोचना भी करते हैं कि उदारवादी भी एक वो भी एक समूहवादी हैं, वो बस बोलते हैं कि वो समूहवादी नहीं है, वो भी एक तरह से उनका भी दृष्टिकोण क्या है, एक समाज में एक क्या है एक समुदाय के प्रति झुकाव है। जैसे जो हम वो भी एक पक्षपात करते हैं एक समुदाय, कौन से समुदाय के प्रति, जो बहुसंख्यक समुदाय है, जो वाइट समुदाय है, जो गोरा समुदाय है, जो रिच है, जो एलीट है, सारे नियम जो होते हैं वो उन्हीं के पक्ष में तो बनते हैं। और जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो जिसको बहुत अच्छा चलिए उसको बाद बताएंगे। तो बीकू पारेख के, तो जब बीकू पारेख आएंगे तब, तो अब जैसे वो कहते हैं कि जो भी नियम बनते हैं वो भी आइडेंटिटी को ध्यान में ही रखते हैं। और जो लिबरल्स के नियम हैं, जिसे वो कहते हैं कि हमारे नियम तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, वो भी नियम कहीं ना कहीं किसी एक पक्षपाती आप दिखते हैं, क्योंकि उनके जितने भी नियम हैं आप देखते हो किसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, एक ऐसे समाज को जिसमें वाइट का, गोरों का, मैन का, वेल्दी का पक्ष रखा जाता है, और जो इन्फीरियर हैं, जो हाशिए पे, उनका पक्ष नहीं रखा जाता। और जो इन्फीरियर हैं या उनके प्रति एक स्टीरियोटाइप की फीलिंग रखी जाती है, एक ऐसी फीलिंग जो पूर्व अनुमानित जो दृष्टिकोण है इस हिसाब से रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं मल्टीकल्चरिज्म में। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि